जीन्स और टी शर्ट पहनने वाला 29 साल का एक लड़का था। वह दुबई में रहकर अपने पिता तरसेम सिंह के ट्रांसपोर्ट कारोबार में हाथ बटाता। करीब 10 साल तक वो दुबई में रहा और फिर एक दिन वो भारत लौटा। और जब लौटा तो पूरे पंजाब में सिर्फ उसी के नाम की चर्चा होने लगी। नाम अमृतपाल सिंह संधू, जो दुबई से लौटकर भारत आया तो पंजाब के खालिस्तान समर्थक वारिस पंजाब डे संगठन का मुखिया बन गया। और अब पंजाब की हर जुबान पर उसी के नाम की चर्चा, उसके बयान, उसके कारनामे और उसकी वेशभूषा अब इस बात की गवाही देने लगे हैं कि अगर इसे जल्द ही रोका नहीं गया तो फिर ये पंजाब का दूसरा जनरल सिंह भिंडरावाले बन सकता है, जिसकी वजह से ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ और जिसके बदले के लिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या तक हुई। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। पंजाब का एक जिला है अमृतसर, वही जहां पर सिखों का सबसे पवित्र स्वर्ण मंदिर है। अमृतपाल सिंह इसी अमृतसर की बाबा बकाला तहसील के जल्लूपुर खैरा गांव का रहने वाला है। उम्र है अब महज 30 साल। उसके लोग उसे गुरु वारिस कहते हैं और अब वो पंजाब में करीब 2 साल पहले बने संगठन वारिस पंजाब डे का जत्थेदार या कहिए कि मुखी बन गया। हिंदी में कहें तो अब अमृतपाल सिंह ही वारिस पंजाब डे का मुखिया है। हालांकि इस संगठन को बनाने वाले तो पंजाबी एक्टर रहे दीप सिद्धू थे, जो किसान आंदोलन के दौरान लाल किले पर निशान साही फहराकर चर्चा में आए। लेकिन बाद के दिनों में 15 फरवरी 2022 को एक सड़क हादसे में उनकी मौत हुई। दीप सिद्धू की मौत के चंद दिनों के बाद ही 4 मार्च 2022 को वारिस पंजाब डे संगठन की ओर से एक पत्र जारी किया। इस पत्र का मजमून ये था कि अब दीप सिद्धू की मौत के बाद वारिस पंजाब डे का सर्वे सर्वा अमृतपाल सिंह। इस ऐलान के वक्त अमृतपाल सिंह दुबई में ही रहता था। वहां साल 2012 से ही वो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कर रहा था। हालांकि वो सोशल मीडिया पर एक्टिव था और वहीं पर पंजाब से जुड़ी बातें रख रहा था। 2019 में शुरू हुए किसान आंदोलन का भी उसने खुलकर समर्थन किया था, जिसने उसे पंजाब में एक नई पहचान दे दी। दीप सिद्धू की सड़क हादसे में मौत के बाद वो दुबई का अपना सारा कारोबार छोड़कर वारिस पंजाब डे का मुखी बनने के लिए दुबई से भारत लौटा और पहुंचा मोगा के उस रोड गांव में जो दमदमी टकसाल के मुखिया और पंजाब में खालिस्तान के सबसे क्रूर चेहरे रहे जनरल सिंह भिंडरावाले का गांव। उसी गांव में 29 सितंबर 2022 को खालिस्तान जिंदाबाद के नारों के बीच वारिस पंजाब डे के मुखी के तौर पर उसकी ताजपोशी हुई। इस ताजपोशी के दौरान उसकी पूरी वेशभूषा जनरल सिंह भिंडरावाले की तरह ही थी। भिंडरावाले की तरह के कपड़े, भिंडरावाले की तरह के हथियारबंद लोग और भिंडरावाले की तरह ही उसके भाषण का स्टाइल। इस ताजपोशी के दौरान उसने कहा, मैं जनरल सिंह भिंडरावाले की पैरों की धूल के बराबर भी नहीं, मैं तो सिर्फ भिंडरावाले के दिखाए रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहा हूं। वारिस पंजाब डे के मुखी के तौर पर ताजपोशी के बाद वो आनंदपुर साहिब पहुंचा और अमृत चखा। इसके बाद से ही उसने पूरे पंजाब में ड्रग्स के विरोध में अभियान चलाया। साथ ही अमृत प्रचार अभियान शुरू किया, जिसका मकसद लोगों को निहंग सिख का हिस्सा बनाना। थोड़े और सख्त लहजे में कहें तो अमृतपाल सिंह ने घर वापसी का अभियान शुरू कर दिया और सिखों की पवित्रता का हवाला दिया। और उसे पहली सफलता मिली राजस्थान के गंगानगर में, जहां उसने 647 लोगों को अमृत चखाकर निहंग सिख में बदल दिया। फिर उसने आनंदपुर साहिब में कुल 927 हिंदुओं, सिखों और ईसाइयों को अमृत चखाया और निहंग सिख बनाया। उसके इस कारनामे को देखकर हरियाणा सरकार के तहत आने वाली हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने उसे अपना समर्थन दे दिया और फिर तो उसका कारवां बढ़ता ही गया। 23 नवंबर 2022 वो तारीख थी जिसने अमृतपाल सिंह को पूरे पंजाब में एक नई पहचान दी। उस दिन वो आनंदपुर साहिब, नवांशहर, मछीवाड़ा, लुधियाना, फिल्लौर, फगवाड़ा, जालंधर, नकोदर, सुल्तानपुर लोधी और अमृतसर होते हुए सुबह के करीब 9 बजे श्री अकाल तख्त पहुंचा, जिसके साथ बड़ी संख्या में अनुयायी भी थे। उसने ये पूरी जुटान की तो थी पंजाब को ड्रग्स मुक्त करने के लिए और उसने इसे नाम भी दिया था खालसा वही। लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर अमृतपाल सिंह के पूरे सुर बदल गए और बदल गया उसका मकसद, जो जाहिर तौर पर पहले से ही खालिस्तान की आग को भड़काना था। लेकिन इसके लिए उसने खुद की फौज जुटने तक का इंतजार किया।
और साल 2022 खत्म होते होते उसके समर्थकों की एक बड़ी फौज खड़ी हो गई, जिसने धार्मिक उन्माद भड़काने के साथ ही पंजाब की पुलिस को भी चुनौती देनी शुरू कर। अक्टूबर 2022 में उसने जीसस क्राइस्ट के खिलाफ टिप्पणी की थी और इसकी वजह से ईसाई समुदाय के लोग भड़क गए थे और अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी की मांग करते थे। अक्टूबर 2022 में ही उद्धव गुट वाली शिवसेना ने पंजाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी की मांग की थी और कहा था कि वो जनरल सिंह भिंडरावाले की तरह कपड़े पहनता है और वो उसे भिंडरावाले की दिशा में आगे बढ़ता है। खालिस्तान का समर्थन करने की वजह से ही भारत सरकार ने अक्टूबर में ही उसका ट्विटर अकाउंट तक सस्पेंड कर दिया। दिसंबर 2022 में तो अमृतपाल सिंह पर आरोप लगा कि उसने गुरुद्वारे की कुर्सियां तक जला दी, क्योंकि उसका मानना था कि गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब के सामने सभी बराबर हैं और किसी को भी गुरु ग्रंथ साहिब के सामने कुर्सी पर बैठने का हक ही नहीं। अभी ये मामला सुलझता उससे पहले ही अमृतपाल सिंह और उसके समर्थकों पर एक और एक्शन हो गया। अमृतसर के अजनाला थाने में अमृतपाल सिंह और उसके 30 समर्थकों के खिलाफ 15 फरवरी 2023 को किडनैपिंग और मारपीट समेत आईपीसी की कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज हो गया। इसकी शिकायत वरिंदर सिंह ने की। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान दिया कि पंजाब में खालिस्तान समर्थित गतिविधियों पर हमारी नजर है और सरकार इस पर सख्ती से निपटेगी। गृह मंत्री के इस बयान पर 19 फरवरी को मोगा में अमृतपाल से सवाल हुआ और फिर उसने गृह मंत्री अमित शाह को धमकी दी। अमृतपाल सिंह ने कहा, शाह को कह दो कि पंजाब का बच्चा बच्चा खालिस्तान की बात करता है, जो करना है कर ले, हम अपना राज मांग रहे हैं, किसी दूसरे का नहीं। हमें न इंदिरा हटा सकी और न ही मोदी या अमित शाह हटा सके। दुनिया भर की फौजें आ जाए, हम मरते मर जाएंगे लेकिन अपना दावा नहीं छोड़ेंगे। इंदिरा ने भी हमें दबाने की कोशिश की, क्या हासिल हुआ? अब अमित शाह अपनी इच्छा पूरी कर गए। जब इस बयान पर विवाद बढ़ा तो अमृतपाल सिंह 22 फरवरी को अपनी बात से पलट गया, लेकिन उसका लहजा खालिस्तान के लिए नरम नहीं हुआ। उसने कहा, हिंदू राष्ट्र की बात करने पर सरकारें कोई कार्रवाई नहीं करती, लेकिन जब सिख, खालिस्तान और मुस्लिम जिहाद की बात करते हैं तो सरकार तुरंत एक्शन लेती है। अभी इस बात पर विवाद चल ही रहा था कि अजनाला थाने में 15 फरवरी को जो एफआईआर हुई थी उसमें पुलिस ने अमृतपाल सिंह के साथ ही तूफान सिंह को गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी के विरोध में अमृतपाल सिंह हजारों समर्थकों के साथ 23 फरवरी की सुबह अजनाला थाने पहुंचे। अमृतपाल सिंह के समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प हो गई, जिसमें 6 पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हो गए। अमृतपाल सिंह और उसके समर्थक पुलिस पर इतने भारी पड़े कि पंजाब पुलिस ने अमृतपाल के गिरफ्तार हुए साथी तूफान सिंह को रिहा करने का फैसला किया। अमृतपाल सिंह और उसके समर्थकों के हंगामे के बाद अमृतसर के पुलिस कमिश्नर जसकरण सिंह ने बयान दिया, तूफान को छोड़ा जा रहा है। उसके समर्थकों ने उसकी बेगुनाही के पर्याप्त सबूत दिए। मामले की जांच के लिए एसपी तेजवीर सिंह हुंडल की अगुवाई में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी बनाई गई और पुलिस के इसी रवैये ने पंजाब की बिगड़ती स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि 80 के दशक में भी शुरुआती हालात ऐसे ही थे जैसे अब के। तब भी कांग्रेस ने पंजाब में अकाली दल को कमजोर करने के लिए जनरल सिंह भिंडरावाले पर भरोसा जताया। वो उस वक्त सिखों के एक बड़े धार्मिक समूह दमदमी टकसाल का मुखिया हुआ करता था। सिखों को कट्टरपंथी बनाने और उनकी शुद्धता को बनाए रखने में भिंडरावाले का अहम योगदान था। उसके इसी शुद्धतावादी नजरिए ने उसे सिखों के ही दूसरे सबसे बड़े समूह निरंकारियों का सबसे बड़ा दुश्मन तक बना दिया था। इतना बड़ा कि दोनों समुदायों के बीच अच्छी खासी हिंसा हो गई। 24 अप्रैल 1980 को हुई निरंकारी संप्रदाय के तीसरे गुरु गुरुबचन सिंह की हत्या में भी भिंडरावाले और उसके लोगों का ही नाम सामने आया। पंजाब केसरी के संपादक रहे लाला जगत नारायण की हत्या में भी भिंडरावाले का ही नाम था, क्योंकि तब लाला जगत नारायण ने पंजाब में हिंदी भाषा को वरीयता दी। भिंडरावाले को ये सब करने के लिए शह मिली थी कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस ने अकाली दल को कमजोर करने के लिए भिंडरावाले का खुले तौर पर समर्थन कर दिया। भिंडरावाले के पास कांग्रेस का पैसा भी था और पावर भी, लिहाजा उसने इसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया और इसका ऐसा दुरुपयोग किया कि उसने इंदिरा गांधी की सत्ता को ही चुनौती दे दी। इन 2 हत्याओं की वजह से कांग्रेस पर दबाव बढ़ता जा रहा था कि वो जनरल सिंह भिंडरावाले को गिरफ्तार करवाए, और हुआ भी यही। इंदिरा गांधी के आदेश पर भिंडरावाले को गिरफ्तार कर लिया गया।
लेकिन फिर पंजाब में इतनी हिंसा हो गई कि 2 दिन के अंदर ही पुलिस को भिंडरावाले को रिहा करना पड़ा। और फिर वो हुआ जिसकी पंजाब में किसी ने कल्पना भी नहीं की। पूरा पंजाब उग्रवाद की आग में जलने लगा, जिसका असली मुजरिम था जनरैल सिंह भिंडरावाले। इनमें से एक हत्या पंजाब पुलिस के डीआईजी अवतार सिंह अटवाल की भी थी, जिनकी 25 अप्रैल 1983 को दरबार साहिब के गेट के बाहर हत्या कर दी गई। उस वक्त 2 घंटे तक उनकी डेड बॉडी यूं ही पड़ी रही और किसी पुलिस वाले की हिम्मत तक नहीं हुई कि वो उसे उठा सके। जब भिंडरावाले ने बॉडी उठाने की इजाजत दी, तभी पुलिस अपने अधिकारी के शव को हाथ लगा पाई। ये इंदिरा गांधी की सत्ता को खुली चुनौती और इंदिरा को चुनौती कतई पसंद नहीं। इसके बावजूद इंदिरा कोई एक्शन नहीं ले पा रही थी, क्योंकि मामला सिखों की धार्मिक पहचान से जुड़ा था। लेकिन 5 अक्टूबर 1983 को जब भिंडरावाले के लोगों ने ढिलवान बस नरसंहार को अंजाम दिया, जिसमें एक बस को घेर कर 6 हिंदुओं की हत्या कर दी गई थी, तो इंदिरा का शब्द जवाब दे दिया। उन्होंने कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे दरबारा सिंह की सरकार को भंग कर दिया और पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। लेकिन हिंसा नहीं रुकी। भिंडरावाले के हथियारबंद लड़ाके खून बहा दिए, कभी नेताओं का, तो कभी पुलिस वालों का, तो कभी आम हिंदू, कभी बसों पर हमला, तो कभी ट्रेन पर हमला। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने भिंडरावाले से बात करने की भी कोशिश की, लेकिन नाकामयाबी ही हाथ लगी। और तब आखिर में इंदिरा ने वो फैसला किया जो बाद में उनकी हत्या की वजह बनी। इंदिरा गांधी ने भारतीय सेना को ऑपरेशन ब्लू स्टार करने की मंजूरी दी। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना के जवानों के साथ ही सीआरपीएफ, बीएसएफ और पंजाब पुलिस के भी जवान शामिल थे। ऑपरेशन की कमान संभाली लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह बरार ने, जो खुद एक सिख थे। 3 जून 1984 को भारतीय सेना ने पूरे गोल्डन टेम्पल को चारों तरफ से घेर लिया। सिखों की धार्मिक भावनाएं आहत न हो, इसके लिए लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह बरार ने ऑपरेशन शुरू होने से पहले जवानों को संबोधित किया और बोले, ये एक्शन न तो सिखों के खिलाफ है और न ही सिख धर्म के खिलाफ। ये एक्शन आतंकवाद के खिलाफ है। अगर किसी को भी लगता है कि उसकी धार्मिक भावनाएं इससे आहत हो रही हैं या फिर कोई और भी दूसरी धार्मिक वजह हैं, तो वो खुद को इस ऑपरेशन से अलग कर सकता है और इस अलगाव का किसी भी अधिकारी या किसी भी जवान के करियर के ऊपर कोई असर नहीं। लेकिन ऑपरेशन में शामिल किसी भी अधिकारी या जवान ने खुद को इससे अलग किया और इसमें बड़ी तादाद में सिख अधिकारी और जवान भी शामिल थे। 3 जून की शाम तक लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह बरार ने कोशिश की कि भिंडरावाले सरेंडर कर दें। बार बार लाउडस्पीकर से ऐलान किया जाता रहा, बार बार भिंडरावाले और उसके समर्थकों को समझाने की कोशिश की जाती है, लेकिन कोई हल नहीं मिला। उल्टे भिंडरावाले की ओर से सेना के टैंक और तोपों पर हमला कर दिया गया। फिर सेना ने जवाबी कार्रवाई की। करीब 24 घंटे तक चली मुठभेड़ के बाद भिंडरावाले मारा गया। इस ऑपरेशन के दौरान सेना के 83 जवान शहीद हो गए और कुल 249 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं इस ऑपरेशन में 493 आतंकी मारे गए और 1500 से ज्यादा गिरफ्तार हुए। इस ऑपरेशन के लिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खूब आलोचना हुई और आखिरकार इसी ऑपरेशन से नाराज 2 सिखों सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद पूरे देश में सिख विरोधी दंगे भड़क गए, जिसमें कम से कम 3000 सिखों की हत्या कर दी गई और लाखों सिखों को घर बार छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। इतना सब सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि भिंडरावाले ने अपनी गिरफ्तारी के 2 दिनों के अंदर ही समर्थकों के जरिए इतना उत्पात मचा दिया कि इंदिरा गांधी जैसी सरकार को झुकना पड़ा। और अब अमृतपाल के साथ भी यही हो रहा है। उसके एक साथी को पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उसने थाने पर ही हमला कर दिया। बिना गोली चलाए पंजाब पुलिस को झुकने पर मजबूर कर दिया और ऐलानिया तौर पर कहा कि मैं अपने साथियों को जेल में सड़ने नहीं दे सकता। इस पूरे एपिसोड के बाद अमृतपाल के ये बयान पंजाब में 80 के दशक के उन भयानक पलों की याद दिला रहे हैं जिनमें जनरल सिंह भिंडरावाले का उभार हुआ और राजनीतिक सरपरस्ती में वो दमदमी टकसाल के मुखी से एक आतंकी में तब्दील हो गया। अब ये राजनीतिक सरपरस्ती अमृतपाल को भी मिल रही है, जिसने पंजाब में खतरे की घंटी तो बजा ही दी, क्योंकि अगर बात आगे बढ़ी
तो फिर किसी के रोके नहीं रुकेगी और पंजाब का इतिहास इसका गवाह है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। देखते रहिए अनकट।